अधीश जानता था कि उसके मंतव्य को जानकर सभी चकित होंगे। विश्वाजी ने भी आश्चर्य ही प्रकट किया था। फिर भी वो अपने निश्चय पर अडिग था। अधीश एक बार जो सोच लेता था वो करके ही रहता था। लेकिन क्या उसका ये फैसला वास्तव में उसके हित में होगा? क्या उसकी योजना कभी साकार रूप ले पाएगी, या सर्पदेव ने उसमें रोड़े अटकाने की कोई और ही योजना बना रखी थी? अधीश की बात सुनकर विश्वाजी को आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी। हालांकि वे जानते थे कि आज तक अधीश ने जो भी काम हाथ में लिया है उसे ठीक से पूरा किया है, और इस बार जो संकट महल पर आया था उसे भी अधीश ने दूर कर दिया है, और अब वैसा कुछ दोबारा नहीं होगा। फिर भी उनकी कुछ चिंताएं थीं, लेकिन जब उन्होंने अधीश की ओर देखा तो वे समझ गए कि वो अपने निश्चय पर अटल हैं और वे उसका विरोध नहीं कर सकते। विश्वाजी अब वो सेनापति विश्वनाथ पुरोहित नहीं रहे थे, जो कभी पूरे जौहरगढ़ को हिलाकर रख देने की ताकत रखता था। फिर भी अपनी बात रखने का उन्हें पूरा हक था, और अधीश तो उनसे सलाह मशविरा करने ही आया था। विश्वाजी ने प्यार से कहा, अधीश, मैं जानता हूं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में यहां जो हुआ वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे पूरे परिवार में एक तुम ही हो जिसके पास मांत्रिक बनने की योग्यता है। यहां तक कि अधिपति के शिष्यों में भी कोई ऐसा नहीं है। फिर बाहर के लोगों पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? विश्वा का सवाल बिल्कुल ठीक था। उनका अपना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मांत्रिक बन सके। यदि केवल युद्ध कला की बात होती तो कई शूरवीरों को उन्होंने स्वयं प्रशिक्षित किया था। अधीश ने कहा, कुछ लोगों पर तो हम भरोसा कर ही सकते हैं पिताजी। फिर मैं खुद उन्हें एक कड़े अनुबंध के साथ ही इस संस्था में लेकर आऊंगा। विश्वाजी ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटे। फिर तुम जो भी फैसला करोगे सोच समझकर ही करोगे, और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ ही देर बातचीत करके अधीश पिताजी को प्रणाम करके बाहर आ गया। जब वो कमरे में गया तो उसने देखा अमृत अब भी जागी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। अधीश की आंखें जब अमृत से मिली तो देखते ही वो समझ गया कि अमृत किसी बात को लेकर चिंतित है। अधीश उसके पास जाकर बैठ गया और प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। अमृत का गला भर आया। उसने कहा, मल्लिका अभी सो रही है अधीश, लेकिन वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी थी, लेकिन अधीश बिना कहे ही उसकी बात समझ गया था। मल्लिका ने कुछ देर पहले अधीश से कहा था कि वो भी जादूगर यानी मांत्रिक बनना चाहती है। उसके भोले भाले सपने ने अमृत की चिंता को बढ़ा दिया था। अधीश की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अमृत, तुम चीजों के बारे में बहुत चिंता करती हो। तो क्या हुआ अगर मल्लिका के पास मांत्रिक बनने का कोई तरीका नहीं है? जब वो बड़ी होगी, उसके बच्चे होंगे, शायद उसके वंशजों में मांत्रिक बनने के गुण हो। अमृत उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। धत, किस तरह की और कितने दूर की बात सोच रहे हैं आप? अधीश मुस्कुराकर बोला, तो क्या हुआ? कुछ वर्षों पहले तुम किसी से ये बात कहती थी कि मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो वो तुम पर हंसता। लेकिन अब देखो, जीवन बहुत कुछ ऐसा दिखा देता है जो हम सपने में भी नहीं सोचते। अधीश ने हल्के मन से ये बात कही थी, लेकिन अमृत और अधिक उदास हो गई। एक ठंडी सांस छोड़कर उसने अधीश के कंधे पर अपना सर टिका दिया। अधीश जताता नहीं था, लेकिन चिंता उसे भी हो रही थी। अमृत वास्तव में उसकी और उसके परिवार की बहुत फिक्र करती थी। उसे चिंतित देखकर अधीश का दिल बैठ गया। वो जानता था कि जब उसके बच्चों को पता चलेगा कि वे अपने पिता की तरह मांत्रिक नहीं बन सकते, तो उन पर क्या गुजरेगी। अधीश असाधारण रूप से शक्तिशाली हो चुका था और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता था। यहां तक कि जब मल्लिका और नील के बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे हो जाएंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन खोने के लिए उससे भी ज्यादा। फिर उसकी प्राणों से भी प्रिय पत्नी अमृत, वो भी एक साधारण औरत थी। यही सब सोचकर अधीश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जब वो इस बारे में और अधिक विचार ना कर सका तो उसने अपने सर को झटका और अमृत को और कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह अधीश को पता चला कि सिंद्रा कुछ देर पहले ही महल में आ चुकी है। सर्पदेव ने अपना वादा पूरा किया था और उसे सुरक्षित प्रकाश नगर तक पहुंचा दिया था। इस समय सिंद्रा अतिथि कक्ष में ठहरी हुई थी। अधीश उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा। गौरवगढ़ में जब अधीश ने सिंद्रा को देखा था तब वो बहुत दुखी और परेशान थी, लेकिन इस समय जो युवती उसके सामने खड़ी थी वो उत्साह और आत्मविश्वास से भरी हुई एक मांत्रिक थी। कमरे में बैठी सिंद्रा एक किताब पढ़ने में व्यस्त थी।
अधीश को अचानक आया देख वो उठ खड़ी हुई और जल्दी से उसे प्रणाम किया। अधीश को अचानक अपने सामने देखकर वो कुछ घबरा सी गई थी। अधीश ने कहा, बैठो सिंद्रा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने चला आया हूं। यहां तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो किसी भी सेवक से कह देना। सिंद्रा बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मांत्रिक अधीश, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, अब मैं जल्दी से अभ्यास शुरू कर दूंगी। सिंद्रा ने आशा और अपेक्षा से भरे अधीश को देखा। कनखियों से अधीश ने देखा कि सिंद्रा जिस किताब में इतनी तल्लीन थी वो मांत्रिक जीवन पर एक परिचयात्मक किताब थी। उसे नहीं पता था कि उसे ये कहां मिली। इस राज्य में अनेक मांत्रिक थे, लेकिन मांत्रिक जीवन पर इस तरह की किताबें अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। उसने देखा कि सिंद्रा एक प्रशिक्षित मांत्रिक बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। हालांकि उसकी क्षमता और मानसिक शक्ति बहुत कम थी, लेकिन अधीश को विश्वास था कि वो जल्दी ही बहुत कुछ सीख लेगी। यदि कोई ये प्रश्न करता कि गौरवगढ़ के राजा ने इतनी कमजोर मांत्रिक को अपनी निजी सुरक्षा में क्यों शामिल किया था, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि सिंद्रा अद्भुत सुंदरी थी। अब तक अधीश भी ये बात समझ चुका था। सिंद्रा को सिखाने में बहुत समय लगने वाला था, लेकिन अधीश के पास धैर्य की कमी नहीं थी। उसने सिंद्रा से कहा, आप जल्दी ही अभ्यास शुरू करेंगे, मैं मांत्रिक बम्मन से तुम्हें सिखाने के लिए कहूंगा। अधीश ने मांत्रिक बम्मन के बारे में सोचा और कुछ ही देर में मांत्रिक बम्मन अधीश के पास पहुंच गया और उसने सम्मान पूर्वक पूछा, महाशय क्या आदेश है? अधीश ने सिंद्रा की ओर इशारा किया और कहा, बम्मन, सिंद्रा एक सामान्य श्रेणी की मांत्रिक है, आपको इसे आगे प्रशिक्षित करना है। बम्मन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो अनिच्छुक महसूस कर रहा था। यह बहुत निराशाजनक था कि एक 7वें स्तर के मांत्रिक को ऐसा कुछ करना पड़ा। मांत्रिक बम्मन अब अधीश का गुलाम था। न चाहते हुए भी वो केवल सहमत हो सकता था। महाशय, मैं खुद को सिंद्रा को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दूंगा। मुझे मंत्र ज्ञान के किस क्षेत्र से शुरुआत करनी है? ऐसा लग रहा था कि मांत्रिक बम्मन का पहले कभी कोई छात्र नहीं रहा था। हालांकि उसके पास गहरा और व्यापक ज्ञान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पढ़ाना कहां से शुरू किया जाए। आखिरकार मांत्रिक बम्मन को बड़ी मात्रा में ज्ञान विरासत में मिला था, जिसमें सभी क्षेत्र शामिल थे। मंत्रों का निर्माण इसका एक छोटा सा हिस्सा था। अधीश ने कहा, पहले सिंद्रा को मूल सिद्धांत सिखाइए, फिर उसे अपने निर्णय के आधार पर संकेत, रसायन या औषधि पर कुछ प्रयोग करके समझा सकते हैं। देखें कि उसका किस क्षेत्र से लगाव है, जिसके बाद हम उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सिंद्रा किस क्षेत्र में कुशल है, ये देखने का फैसला करने से पहले अधीश ने इसके बारे में पता लगाना ही ठीक समझा। अधीश अपना एक मांत्रिक कुल स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसे हर क्षेत्र में कुशल विभिन्न मांत्रिकों की जरूरत पड़ने वाली थी। और मांत्रिक बम्मन को सिंद्रा को पढ़ाने देना केवल पहला कदम था। बम्मन संकेत विद्या और औषधि के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए सामान्य श्रेणी के मांत्रिक को पढ़ाना कोई समस्या नहीं थी। अगर उन्हें गहराई में जाना होता तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती जिसे इस क्षेत्र का व्यवस्थित ज्ञान हो। पुरोहित मांत्रिक कुल अभी शुरू ही हुआ था, फिर भी यह काम पहले से ही इतना चुनौतीपूर्ण था। अधीश को कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। क्या भविष्य में उस पर और भी अधिक भार नहीं पड़ेगा? अधीश ने सिंद्रा को मांत्रिक बम्मन के पास छोड़ दिया और एक शांत कमरा खोजने चला गया। वहां जाकर उसने वो सारा सामान अपने छल्ले से बाहर निकाला जो पिछले कुछ दिनों में हासिल किया था। इनमें अधिकतर तो मांत्रिक छल्ले ही थे। हालांकि इनके मालिक ज्यादातर घुमंतु मांत्रिक ही थे, जिनके पास ज्यादा संसाधन या संपत्ति नहीं थी। कुछ सामान्य प्रथम श्रेणी के मंत्र और कुछ तत्व मणियां। जहां तक दूसरे से चौथे स्तर से ऊपर के मंत्रों की बात थी, इनमें बहुत कम संख्या में थे। अधीश ने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। मंदार में उसे पूरा मंत्र ज्ञान दिया गया था और अनंत ग्रंथ के मंत्र भी इन स्वतंत्र घूमने वाले मांत्रिकों के मंत्र से कहीं बेहतर थे। अधीश ने इन मंत्रों को पुरोहित कुल में न रखने का भी फैसला किया। उसके हिसाब से मंत्र ज्ञान एक मौलिक कार्य होना चाहिए। घुमंतु मांत्रिकों के कुछ मंत्र पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन वो मंदार के मंत्रों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अनंत ग्रंथ के मंत्र सबसे ज्यादा परिष्कृत थे और अधीश ने अंततः वे ही मंत्र अपने कुल के लिए रखने का एक फैसला किया। अधीश ने लतिका और विशाखा को भी अपने उद्देश्य में अपने साथ मिला लिया था। अधीश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था।
सबसे पहले उसने अपनी दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए वो मोकरा औषधि बनाने का निश्चय किया। 3-4 प्रयासों में ही वो सफल हो गया और एक बार औषधि पीने के बाद वो लगभग सप्ताह भर तक सोया रहा। इस दौरान उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था ताकि परिवार के सदस्य आकर उसके काम में व्यवधान न डाल सकें। इसके बाद उसने अनंत ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने अपने मांत्रिक कुल के निर्माण की एक पक्की रूपरेखा तैयार कर ली थी। एक दिन आचार्य कश्यप उससे मिलने आए। अधीश ने उन्हें प्रणाम कर कहा, क्या आचार्य, आपने अपना इरादा बदल दिया है? आचार्य जोर से हंस पड़े। वे समझ गए थे अधीश किस बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा, नहीं अधीश, मैंने अपना इरादा तो नहीं बदला, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देने आया था। यदि तुम ठीक समझो तो उस पर विचार करना, वरना जाने देना। अधीश बोला, यदि आप सलाह दे रहे हैं तो वो मेरे हित और लाभ के लिए ही होगी। आप कहें आचार्य। आचार्य ने कहा, मैं इस नगर में कई वर्षों से हूं। मेरी जान पहचान भी लगभग सभी के साथ है, यहां तक कि आसपास के नगरों तक भी बहुत से लोग हैं जो मांत्रिक बनना चाहते हैं। इतना कहकर आचार्य सांस लेने के लिए रुके। तभी अधीश बोल पड़ा, लेकिन आचार्य, स्वतंत्र घुमंतु मांत्रिक तो मेरे पास भी बहुत से आए। आचार्य ने कहा, पहले मेरी बात सुनो बेटे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बालकों में भी मांत्रिक बनने के गुण हैं। यदि तुम ठीक समझो तो उन नन्हे बालकों को अपने कुल में शामिल कर सकते हो। इस तरह बचपन से ही उन्हें सिखाना आसान रहेगा और उनकी निष्ठा भी अटूट रहेगी। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे तुम ढाल दोगे वैसे ढल जाएंगे। आचार्य की बात सुनकर अधीश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या यह संभव है आचार्य? आचार्य बोले, बिल्कुल संभव है। यदि तुम कहो तो मैं आज ही से इस काम पर लग जाता हूं। अधीश ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वो तो यही चाहता था। आचार्य कश्यप ने मांत्रिक क्षमता वाले बालकों को खोजने के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया और कुछ ही दिनों में कई बालक इकट्ठे हो गए। वे सभी 10 वर्ष से भी कम उम्र के थे और उनके वास्तविक माता पिता के साथ सारे संबंध खत्म करवा दिए गए थे। अब कुछ दिन और कुछ तैयारियां बाकी रह गई थीं, जब अधीश अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहा था। लेकिन क्या इतनी आसानी से सब कुछ हो सकेगा, या अधीश के दुर्भाग्य का देवता एक बार फिर उसके काम में बाधा लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।